अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो मोहब्बत की खातिर अपनी जिंदगी तबाह कर बैठी। ये कहानी आपको रुला कर रख देगी। इसको आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि ऐसी सबक आमूज कहानियां आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो चलें शुरू करते हैं आज की दर्दनाक कहानी। दिल में उतर जाना और दिल से उतर जाना, इन दोनों में बज़ाहिर तो लफ्ज़ों का हेर फेर है, लेकिन इसका अंदाज़ा तब होता है जब इंसान की आरज़ू व मोहब्बत का दामन तार तार हो चुका होता है। इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सर्दियों की यखबस्ता रात थी। वो कुर्सी पर बैठी न जाने किन सोचों में गुम थी। वो ऐसे बैठी थी जैसे कोई पत्थर की मूर्ति हो, सोचों में गुम, आंखों से आंसुओं के कतरे सामने मौजूद बचपन की डायरी पर गिरे और डायरी के वर्क को गीला करते हुए अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने लगे। तो अचानक उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी। रात के 1 बजे का वक्त था। वो जल्दी से उठी, खिड़की का पट खोल दिया। सर्द हवा के झक्कड़ बार बार खुरदरी दीवारों से टकरा रहे थे, मगर पत्थर का दिल रखने वाली इन दीवारों पर उनका कोई भी असर नहीं हो रहा था। फिर उसे अपना एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी भी इन्हीं सर्द हवा के झोंकों की तरह रायगा गई और उस पत्थर दिल इंसान पर मेरी मोहब्बत का जरा भी असर ना हुआ। ये ख्याल आना था कि उसकी आंखों से आंसुओं का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया। अमन की पैदाइश एक खाते पीते घराने में हुई थी। वो 5 बहनों में सबसे बड़ी थी। छोटे बड़े सभी उसके नाज नखरे बर्दाश्त करते थे। एक तो वो बहुत हसीन थी और दूसरा अक्लमंद और सलीकामंद भी थी। अभी वो मुश्किल से 5 बरस की हुई थी कि स्कूल जाना शुरू कर दिया। उसके चचा का बेटा हदीद भी उसके हमरा जाता था। वो उम्र में उससे थोड़ा सा बड़ा था और देखने में भी बहुत खूबसूरत नजर आता था। दोनों इकट्ठे रास्ते में बातें करते, लड़ते, झगड़ते और रास्तों में दरख्तों से छेड़छाड़ करते हुए गुजर जाते थे। कभी कभार लड़ाई झगड़ा भी हो जाता तो फिर भी खुद ही सुलह कर लेते। वक्त के गुजरने का पता नहीं चलता। अमन तीसरी और हदीद चौथी क्लास में पढ़ते थे। दोनों का आना जाना एक साथ था। वो स्कूल आते जाते जिस रास्ते से गुजरते थे वहां पर एक पुराना मकान भी मौजूद था, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि यहां पर एक जोड़ा रहता था। दोनों को किसी दुश्मन ने कत्ल कर दिया था, लेकिन उनकी रूहें अभी तक उस मकान में रहती थीं। एक दिन दोनों ने उस मकान को देखने का फैसला किया और एक दूसरे से वादा किया कि वो इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। दोनों उस मकान में दाखिल हुए। मकान में तारीकी का राज था। छत पर उल्लुओं का बसेरा था। जब एक उल्लू उससे टकराया तो उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। हदीद ने उसे कितना मनाया और दिलासा दिया, लेकिन उसका तो रोते रोते बुरा हाल था। घर जाते ही वो बुखार में मुब्तला हो गई थी और 2 दिन स्कूल भी नहीं गई थी। उसे वो वक्त भी याद आया था जब वो स्कूल से वापसी पर एक तालाब के किनारे बैठकर पानी में पत्थर फेंका करते थे और कैसे हदीद करीबी बाग से चोरी चोरी आम तोड़कर लाया करता था, कैसे उसे घर से चुराए हुए बादाम खिलाया करता था और साथ ही उससे ये वादा भी लेता था कि वो घर में किसी को न बताए। वक्त गुजरता चला जा रहा था। हदीद 5वीं में था और उसे अब 1 साल बाद ये स्कूल छोड़ना था, क्योंकि ये प्राइमरी स्कूल था और वो मजीद यहाँ नहीं पढ़ सकता था। जब अमन ये सोचती कि हदीद के जाने के बाद वो अकेली रह जाएगी तो वो उदास हो जाती थी। असल में वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, मगर मोहब्बत का इजहार करना नहीं जानते थे। हदीद भी उसे बहुत पसंद करता था। हदीद 5वीं का इम्तिहान पास करके शहर के हाई स्कूल में जा चुका था। अब जब वो उन रास्तों पर अकेली स्कूल जाती तो हदीद कितना याद आता था और वो कितना उदास होती थी। वो दिन कितना ही सुहाना था जब इतवार के दिन हदीद की अम्मी अमन के घर आई थी और उसकी अम्मी से अमन का हदीद के लिए हाथ मांगा था। तो उसकी अम्मी की भी यही ख्वाहिश थी। वो भी ये बात तो सुनकर फूले न समाई थी और आन की आन में सब घर वालों की रजामंदी से दोनों की मंगनी हो गई थी। दोनों किस कदर खुश थे, मगर कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। हदीद BA का तालिब इल्म था और अमन FSC कर रही थी। वो अच्छे नंबर हासिल करके डॉक्टर बनना चाहती थी। अब वो कॉलेज खुद ही आती जाती थी। उसके अब्बा की तरफ से भी कोई रोक टोक नहीं थी, क्योंकि वो बहुत रोशन ख्याल आदमी थे। एक दिन जोर से बारिश हो रही थी और वो कॉलेज से वापस आ रही थी।
रास्ते में कच्ची सड़क होने की वजह से जगह जगह कीचड़ था। वो गली से गुजर रही थी कि एक बाइक से टकरा गई और गिरते गिरते बची। अगर मोटरसाइकिल सवार बर वक्त ब्रेक ना लगाता तो हादसा यकीनी था। सामने देखा तो एक खूबसूरत नौजवान उससे पूछ रहा था, चोट तो नहीं आई? एक तो खौफ से उसकी टांगें कांप रही थीं और दूसरा उसे उस पर शदीद गुस्सा भी आ रहा था। उसने अजनबी को खा जाने वाली नजरों से देखा और कहा, देखकर नहीं चल सकते, अंधे कहीं के। उस अजनबी ने उससे माजरत करते हुए कहा, मैंने तो तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन क्या करूं, मोटरसाइकिल कीचड़ की वजह से फिसल गई और तुमसे टकरा गई। अगर तकलीफ पहुंची है तो सॉरी। सॉरी का लफ्ज सुनते ही उसके कानों में जैसे उस अजनबी की आवाज का रस घुल गया। इतनी प्यारी सूरत और इतनी प्यारी आवाज। फिर वो बुड़बुड़ाते हुए वहां से चल पड़ी। शाम को अमन पढ़ने के लिए बैठी तो बायोलॉजी की किताब ना पाकर बहुत परेशान हुई। या अल्लाह, मेरी किताब कहाँ चली गई? फिर उसे अचानक ख्याल आया कि शायद वो वहां गिर गई होगी जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था। इस वाक़े का याद आना था कि उसे वो अजनबी याद आ गया। वो काफी देर बैठी उसके ख्यालों में खोई रही। बार बार उसका चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। कितना हसीन चेहरा था, कितना धीमा और प्यारा अंदाज था बात करने का। चोट तो नहीं आई? ये फिक्रा उसके दिमाग में गूंजने लगा। काफी देर बाद जब कुछ समझ ना आया तो सोने के लिए बिस्तर में जा घुसी, लेकिन नींद कहां। वो उस अजनबी के शहर में मुकम्मल तौर पर गिरफ्तार हो चुकी थी। वो बार बार हदीद और उस अजनबी का मुआजना कर रही थी। हदीद में अपनाइयत गालिब आती तो उस अजनबी का चेहरा और धीमा अंदाज उस पर हावी हो जाता। काफी देर तक वो इसी शशोपंज में रही कि हदीद बेहतर है या अजनबी। आखिरकार अजनबी हदीद पर सबकत ले गया और वो दिल ही दिल में दुआ मांगने लगी कि काश कभी दोबारा किसी भी तरह किसी भी कीमत पर उस अजनबी से मुलाकात हो जाए तो वो उसका नाम और पता तो कम से कम पूछ ले। इन्हीं ख्यालों में गुम न जाने उसे कब नींद आ गई। उधर जैन भी सोच रहा था कि किताब वापस करनी चाहिए या नहीं। जैन को किताब से पता चला था कि उस लड़की का नाम अमन है। वो एफएससी की तालिब इल्म है। जब उसे किताब वापस करने का ख्याल आता तो अमन की खा जाने वाली नजरें और गुस्सा उसका हौसला पस्त कर देता कि पता नहीं वो क्या समझे और उसके वालिदैन बुरा न माने। आखिरकार उसने किताब वापस करने का फैसला किया और किताब पर लिखे हुए पते पर पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक दी तो मुलाजिम ने दरवाजा खोला। उसने पूछा कि बाजी अमन घर पर है? उन्हें यह किताब देनी है। जी हां, वो घर पर है। मुलाजिम उसे बाहर छोड़कर अमन को इत्तला देने चला गया। मुलाजिम की बात सुनकर अमन के दिल की धड़कन तो तेज हुई। बाहर आई, देखा तो वही अजनबी चेहरा सामने खड़ा था जो उससे यूं मुखातिब हुआ, मेरा नाम जैन है। उस दिन तुम्हारी किताब वहां गिर गई थी तो मैंने सोचा कि वापस कर दूं, तुम परेशान होगी ना। वो किताब देकर वापस जाने ही वाला था कि अमन ने आवाज दी कि सुनिए, चाय पानी पीते जाएं। इस पेशकश को जैन ने रद्द कर दिया और वापस जाने के लिए मुड़ा। वो उसकी आवाज के जादू में गुमसुम खड़ी थी। जैन, कितना प्यारा नाम है ना। वो इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि जब मुलाजिम ने उसकी यादों का तसलसल तोड़ा कि बाजी, सलमान साहब आपको बुला रहे हैं। अमन के अब्बू सलमान खाने पर उसका इंतजार कर रहे थे। कौन था वो लड़का, क्या करने आया था? पता नहीं कौन था। मेरी किताब रास्ते में कहीं गिर गई थी तो उस पर घर का पता लिखा हुआ था, वही वापस करने आया था। इसके बाद सबने खाना वगैरह खाया, लेकिन अमन का दिल खाने में बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसकी आंखों के सामने तो जैन का चेहरा घूम रहा था। वह थोड़ा सा खाना खा के खाने की मेज से उठ गई। लगता था कि वक्त का पहिया जाम हो गया है। अमन का जैन के बगैर वक्त ही मुश्किल से गुजर रहा था। यहां तक कि हदीद, जिसे वो अपनी मोहब्बत का महवर समझती थी, उसे भी भूल चुकी थी। हर वक्त जैन की याद में गुमसुम रहने लगी थी। एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज से वापस आ रही थी। गाड़ी नहीं मिल रही थी और ना ही कोई रिक्शा आसपास नजर आ रहा था। अचानक एक सुनहरी कार करीब आकर रुकी। उससे जैन मुस्कुराता हुआ बाहर आया और बहुत ही अदब से सलाम किया। जैन को देखते ही अमन के दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर जैन ने उसे घर छोड़ने की दावत दी, जो अमन ने बाखुशी कबूल कर ली, क्योंकि वो चल चल कर थक चुकी थी। जब अमन के घर के सामने गाड़ी रुकी
तो दरवाजे पर अब्बू उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उसे आज काफी देर हो गई थी। अपनी लाडली बेटी को अजनबी के साथ देखकर उनके तो जैसे औसान खता हो गए। वो गुस्से से लाल पीले हो गए। जैन के सामने तो कुछ ना कहा, लेकिन घर में उससे काफी बाज पुरस हुई। लेकिन लाड प्यार से अमन काफी बिगड़ चुकी थी। उसे माँ बाप की डांट डपट से कोई फर्क ना पड़ा। वो तो जैन के प्यार में बहुत आगे निकल चुकी थी, जहां से अब वापसी नामुमकिन थी। अब तो आए रोज उसकी जैन से मुलाकातें होती। कॉलेज की बजाय जैन के साथ कभी किसी होटल में तो कभी किसी पार्क में वो उसकी मोहब्बत के मजे लूट रही थी और अपने दिलो जान कुर्बान कर रही थी। जैन भी एक अमीर घराने से ताल्लुक रखता था। माँ बाप वफात पा चुके थे। एक बहन थी, उसकी भी शादी हो चुकी थी। स्याह सफेद का वो अकेला मालिक था। वो भी अमन पर दौलत पानी की तरह बहा रहा था। अमन की चची जब अपने बेटे हदीद और अमन की शादी की तारीख पक्की करने आई कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं, क्यों ना इनकी शादी कर दें, तो अमन की अम्मी तो यही चाहती थी। उन्होंने भी हाँ कर दी और कहा कि वो अमन और सलमान से शाम को बात करके बताएंगी। जब शाम को उन्होंने अपने शौहर सलमान से बात की तो उन्होंने भी कहा कि अमन को अजनबी के साथ देखकर मेरा भी यही इरादा था कि जल्दी से जल्दी शादी कर दी जाए। बस अमन से बात कर लो, मेरी तरफ से तो हाँ है। शाम को जब वो अमन के कमरे में गई और कहा कि आज तुम्हारी चची आई थी शादी की तारीख लेने, मेरा भी यही इरादा है कि अब तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन अब तो अमन हदीद से हरगिज शादी नहीं करना चाहती थी। उसे तो बस जैन चाहिए था। थोड़ी देर बाद खामोशी से वो वहां से उठकर चली गई और जाते हुए कह गई कि उसे अभी शादी नहीं करनी, जब करनी होगी वो बता देगी। कुछ दिन यूं ही गुजर गए और आखिरकार सलमान ने अमन को अपने कमरे में बुलाया और 1 माह के अंदर शादी का फैसला सुनाया। अमन पर तो जैसे आसमान गिर पड़ा। उसने साफ कह दिया कि मुझे हदीद से शादी नहीं करनी, मुझे जैन से शादी करनी है। जैन का नाम सुनकर सलमान को यूं लगा जैसे उसकी मौत उसके सामने खड़ी हो। वो अमन पर चिल्लाया और उसे मारने के लिए लपका, लेकिन वक्त पर मां दरमियान में आ गई। लेकिन जब उन्हें इस बात का पता चला तो उनका दिल भी चाहा कि वो अभी जिंदा जमीन में दफन हो जाएं। वो अपनी बेटी से ऐसी तवक्को नहीं कर सकती थी। अमन का घर से अब जाना बंद था और सब लोग उसे हदीद के साथ शादी के लिए आमादा कर रहे थे, लेकिन वो किसी की बात मानने को भी तैयार नहीं थी। एक रात सलमान कमरे में सो रहे थे। मोबाइल बाप के तकिए के नीचे रखा था। अमन ने चुपके से मोबाइल उठाया और जैन को मैसेज किया कि वो चुपके से आए और उसे ले जाए। उसने भी एहतियात से अपने थोड़े से कपड़े बैग में डाले और सीढ़ी से दीवार फलांग कर रोड पर आ गई। जैन का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में जैन आ गया। वो कार में बैठी और दूसरे दिन कोर्ट में जाकर निकाह कर लिया। आज उसे बहुत खुशी थी। उसका ख्वाब जो पूरा हो गया था। उसे माँ बाप और बहन भाइयों से कोई सरोकार नहीं था। उसे तो बस अपना प्यार चाहिए था जो उसे मिल गया। वक्त बहुत ही अच्छा गुजर रहा था, यहां तक कि 1 माह गुजर गया। उधर सलमान किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा था। लोगों की बातों से तंग आकर वो दुबई चला गया। उसकी माँ का भी रो रो कर बुरा हाल था। वो लोगों की बातें सुन सुनकर रोज जीती और रोज मरती थी। अमन को घर छोड़े 3 माह गुजर चुके थे। जैन का रवैया बिल्कुल तब्दील हो चुका था। वो न अमन से बात करता और न किसी बात का जवाब देना पसंद करता। अमन को बाद में पता चला कि जिसे वो अपने ख्वाबों का शहजादा समझती थी, वो तो पता नहीं कितनी और लड़कियों से चक्कर चला रहा था। शुरू में वो अमन से काम का कहकर जाता और शाम गए वापस आता और खाना खाए बगैर ही सो जाता। अगर अमन उससे खाने का पूछती तो वो टाल जाता कि होटल से खा के आया है। आहिस्ता आहिस्ता अमन को उस पर शक हुआ और फिर ये शक यकीन में बदल गया कि जैन शराब भी पीता है और पता नहीं कितनी और दूसरी लड़कियों के चक्कर में भी पड़ा हुआ है। वो बार बार अपने आप को मलामत कर रही थी कि जिसकी खातिर उसने माँ बाप और सबको छोड़ा, आज वो उसके साथ ये सलूक कर रहा है। एक रात वो अपनी किस्मत पर रो रही थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। जैन के नाम से भी उसे नफरत हो गई थी। वो उसके चेहरे पर अब थूकना भी नहीं चाहती थी, जिसकी खातिर वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने माँ बाप की इज्जत को लुटाकर भाग के आई थी। लेकिन अब उसके सामने और कोई रास्ता नहीं था। वो कहाँ जाती?
रोजाना जीती रोजाना मरती। गम से तो वो खूबसूरत चेहरा मुरझा गया था और वो खुद सूख कर लकड़ी हो गई थी, मगर जैन को उसकी कोई परवाह नहीं थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उठकर उसने दरवाज़ा खोला। सामने जैन खड़ा था, उसके साथ कोई और लड़की भी थी। वो जोर से चिल्लाई, जैन, ये कौन है? ये मेरी बीवी है। जैन ने इत्मीनान से जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बीवी तो मैं हूं तुम्हारी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उसने चिल्लाते हुए जैन का गिरेबान पकड़ लिया और झंझोड़ते हुए दीवानावार चिल्ला रही थी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तड़ाक से एक थप्पड़ अमन के मुंह पर पड़ा और वो हड़बड़ाकर लड़खड़ाती हुई गिर गई और उठकर दोबारा उससे लिपट कर बोली, नहीं जैन, ऐसा नहीं हो सकता। या तो मैं इस घर में रहूंगी या ये रहेगी, तुम्हें इसे वापस भेजना होगा। मगर जैन के अल्फाज सुनकर उसे यूं लगा जैसे उस पर पहाड़ गिर पड़ा हो। वो कह रहा था, हाँ, मैं भी शकीला से यही वादा करके आया हूं कि इस घर में अब अमन नहीं रहेगी। आज से ये घर शकीला का है और शकीला ही मेरी बीवी है। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। अगर रात यहां गुजारना चाहो तो तुम्हारी मर्जी, वरना सुबह होते ही मेरे घर से चली जाना, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। ये कहते ही जैन अपने कमरे में शकीला को लेकर चला गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। वो सारी रात रोती रही। सुबह मुंह अंधेरे ही वो घर से निकल गई। उसके हाथ में वही बैग था जो वो माँ बाप के घर से लेकर आई थी। दिन भर शहर की गलियों में भटकती रही, लेकिन आखिर कहाँ जाती? कौन था उसका यहाँ? शाम होने को थी। उसकी तमाम उम्मीदें दम तोड़ रही थीं। वो सोच रही थी कि वो कहाँ जाए। आखिर उसने सोचा कि वापस माँ बाप के घर जाना बेहतर होगा। जमाने की ठोकरें खाकर मरने से बेहतर है वो बाप की गोली से मर जाए, क्योंकि उसे पता था कि उसका बाप सामने देखकर उसे हरगिज़ जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो गाड़ी में बैठी घर की जानिब गामजन थी, मगर जहन में अजीब अजीब किस्म के ख्यालात आ रहे थे। पता नहीं क्या होगा। गाड़ी उसके घर के नज़दीक रुक चुकी थी। वो अब घर की जानिब रवां दवां थी। कदमों में लड़खड़ाहट वाजे थी। थोड़ी देर में वो अपने घर के दरवाजे पर थी। दरवाजे पर लगी डोरबेल का बटन दबाया। मुलाजिम ने दरवाज़ा खोला और उसे देखकर हैरान रह गया, मगर वो सीधी डरती डरती माँ के कमरे की तरफ जा रही थी कि कहीं बाप ना देख ले। मगर बाप तो वतन छोड़कर जा चुका था। माँ के कमरे के दरवाजे पर दस्तक के लिए हाथ रखा तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। सामने पलंग पर अधमोई माँ पड़ी थी। वो लपक के माँ के कदमों से लिपट गई। माँ, मुझसे भूल हो गई। वो रो भी रही थी और चिल्ला भी रही थी। माँ उठी तो उससे लिपट गई और ज़ारों की तार रोने लगी और बेटी को रोता देखकर उसे उस पर रहम आने लगा। मगर उसने अपने आप पर कंट्रोल किया और उसे कहा कि दफा हो जाओ यहां से, मेरी आंखों से दूर चली जाओ। वो ये सुनकर मफलूज होकर रह गई। वो ये बात सुनने का हौसला नहीं रखती थी। ये वही माँ थी जो उसकी जरा सी बात पर तड़प जाया करती थी और उसकी खातिर वो अपनी जान निछावर करने को तैयार होती थी। लेकिन आज वही माँ कह रही थी कि मेरी नजरों से दफा हो जाओ। उसे ये भी पता चला था कि उसका बाप उसका दुख और उसकी वजह से मिली हुई रुसवाई लेकर मुल्क बदर हो चुका है। ये ख्याल आते ही उसके रोने की आवाज़ चीखों में बदल गई। रोने की आवाज़ सुनकर बहन भाई भी दौड़े चले आए, मगर उसे देखते ही नफरत से निगाह फेर कर चले गए। किसी ने हाल तो क्या पूछना था, सलाम करना भी गवारा नहीं किया। ये रवैया देखकर उसे आसमान अपने ऊपर गिरता हुआ महसूस हुआ। उसे रोता चिल्लाता देखकर माँ की आंखों से भी आंसू जारी थे। वो गुस्से और नफरत के मिले जुले रवैये में कांप रही थी। जब अमन से कुछ ना हो सका तो वो उठकर अपने कमरे में चली गई, जो कभी उसका हुआ करता था। लेकिन अब उस घर में उसे कोई अहमियत नहीं मिल रही थी। वो एक कैदी किसी जिंदगी गुजार रही थी। कोई उसका पुरसाने हाल ना था। माँ से तुंदो तेज रवैया, बहन भाइयों का अजनबियों वाला अंदाज, हमसायों और रिश्तेदारों और करीबी लोगों के दिल को जलाते और जिगर को फाड़ते हुए फिक्रे और आवाज़ें। वक्त तो गुजर रहा था, मगर अमन और उसकी माँ एक करब में मुब्तला थी कि वालिद की वापसी पर क्या होगा। अमन को ये तो उम्मीद थी कि शायद उसका बाप औलाद की मोहब्बत के आगे हथियार डाल दे, लेकिन वो इस हकीकत से भी अच्छी तरह आशना थी कि अब वो हमेशा के लिए अपने माँ बाप और बहन भाइयों की नज़रों में गिर चुकी है।
उसे कभी वो इज्जत और मकाम दोबारा वापस नहीं मिलेगा जो कभी उसका हुआ करता था, क्योंकि इज्जत ही वो चीज है जो एक बार लुट जाए तो दोबारा नहीं मिलती। आखिर वही हुआ जिसका डर था। जब उसका बाप वापस आया तो बेटी को देखते ही गुस्से से चिल्लाया कि इसको घर में क्यों आने दिया। साथ ही बाप की सांस फूल गई। बच्चों ने चारपाई पर लेटाया, लेकिन सांसें बेतरतीब थीं। जितनी देर में रेस्क्यू की गाड़ी आई वो इस दुनिया से जा चुका था। अब अमन जमीन पर बैठी अपना सीना पीट रही थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। अब तो जो हो चुका था वो उसकी मां को बेवा और बहन भाइयों को यतीम कर गया था। खुदारा लड़कियों, अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल करें, और जैन जैसे लड़कों को भी चाहिए कि वो किसी की बेटी के साथ ऐसा ना करें, वरना कल को उनकी बहनों और बेटियों के साथ भी ऐसा होगा। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।